Hello everyone, welcome back to another video of our PYQ series. So this is going to be last video of our PYQ series और इसमें मैंने खोज खोज के क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं सो दैट वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड फ्रॉम PYQ perspective when it comes to economy. एंड आई कैन गारंटी यू आप अभी जितने भी मार्केट में मॉक्स ये सब चल रहे हैं आप जाके उनको दो और फिर आके इस लेक्चर को देखो एंड यू विल सी कि जो 70 to 80% क्वेश्चंस उन मॉक्स में पूछे जा रहे हैं दे आर डायरेक्टली फ्रॉम आवर लेक्चर, दे आर डायरेक्टली फ्रॉम आवर सोर्सेज. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बहुत कुछ महान काम किया है, आई एम जस्ट सेइंग कि जो PYQ का बेसिक्स है उसके इर्द गिर्द जो तैयारी की जाती है दैट इज़ वॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है. तो अगर आपने अभी तक इस पूरी सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है, मेक श्योर गो एंड डू दैट. मैं लिंक में इस पूरी प्लेलिस्ट को अटैच कर दूंगा, प्लेलिस्ट को अटैच कर दूंगा और टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगी. तो ये 110 पेज तक की PDF है जिसमें सब कुछ कवर्ड है. बहुत हेल्प करेगा आपको, प्लीज़ इसको कर लेना. इस अपनी पूरी सीरीज़ का एक ही उद्देश्य था, प्लस 40 मार्क्स इन अपकमिंग प्रीलिम्स. और ये था कि हर 5 सब्जेक्ट में मुझे 8 मार्क्स आपके बढ़वाने हैं. और ट्रस्ट में, अगर आप सिर्फ लेट्स से अगर इकोनॉमी को एक सब्जेक्ट मानो, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे 10 से 15 से 20 नंबर आपको इस PYQ सीरीज़ से आएगा एंड आई कैन गारंटी इट. ठीक है, विदाउट एनी डिले मैंने काफ़ी ब्रैग कर लिया अपने बारे में. लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज़ वीडियो. और हाँ, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, थोड़ी लंबी होने वाली है. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू दैट आप अपना चाय पानी बंटा शराब, मतलब शराब तो नहीं बट अपना सब कुछ मटेरियल, स्टडी मटेरियल लेके बैठो. 1 सवा घंटे का लेक्चर होगा, शांति से पढ़ेंगे एंड वी विल से फेयरवेल टू आवर इकोनॉमी PYQ. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. 2002 में क्वेश्चन आया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया हुआ है. देखो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन UN की स्पेशलाइज एजेंसी है. ठीक है, पिछले 10 से 15 सालों का क्वेश्चन जो हमने अभी ऊपर किया हुआ है उसमें कुछ नहीं तो 3 बार ही आ चुका है UN की स्पेशलाइज एजेंसी. सो दैट इज़ द मैजिक ऑफ PYQ. ठीक है, WPO इज स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ UN नेशन. बिल्कुल ठीक है. WPO हैज इट्स क्वार्टर इन रोम. अब देखो, ये मुझे नहीं पता. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल WTO मेंबर्स. ठीक है, सही लग रहा है कि जो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो बाइंडिंग होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ हमारे जो ट्रेड सीक्रेट्स होंगे, जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होंगी वो प्रोटेक्टेड नहीं होंगी. सो दिस लुक्स गुड. ठीक है, और WIPO जो है अपना UN की स्पेशलाइज एजेंसी है, हमने कई बार पढ़ चुके हैं. ठीक है, सो 1 and 3 विल बी द ऑप्शंस में. तो ये कट गया, ये कट गया. अब देखो, फोर्थ में क्या बोल रहा है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज मेंबर्स ऑफ WTO आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द जनरल डेट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ द एग्रीमेंट. मतलब ये कह रहा है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनको 20 साल तक IPR में बिल्कुल छूट है, मतलब किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकती हैं. ऐसा नहीं होने वाला. ठीक है, सो दिस फोर्थ विल बी द रॉन्ग ऑप्शन एंड B विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अब देखो, जब आप पेपर में बैठो तो हो सकता है आपको WIPO का जो हेड क्वार्टर है वो नहीं याद आ रहा है, बट जैसे ही आप चारों ऑप्शंस पढ़ोगे योर लाइफ विल बिकम ईजियर. सो मेक श्योर आप अपना गिव अप तभी करो जब आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिया हो. डोंट गिव अप बिफोर यू हैव फॉट इनफ. ठीक है, चलो. उसके बाद मैंने ChatGPT से ये टेबल तैयार करवा ली थी. इसमें मैंने जो जो UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं उनका हेड क्वार्टर कहाँ है, क्योंकि अब हेड क्वार्टर अगर UPSC ने पूछ लिया स्पेशली UN का, तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम उसको पढ़ के जाएं. ठीक है, सो जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका है रोम, इटली में. जो अभी हमने पढ़ा WIPO का, तो जो WIPO है अपना उसका है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में. और जो कुछ कुछ फेमस हैं जैसे WTO का है वो भी जिनेवा में है. बट WTO इज़ नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, ये आपको याद रखना है. ठीक है, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जिनेवा में है, बट ये NGO है, इसका किसी और ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं. आपने अगर देखा होगा कि आपके घरों में कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स पे या कंप्यूटर्स पे, टायर्स पे ISO सर्टिफाइड लिखा होता है. सो ISO इज़ इंटरनेशनल NGO जो कि स्टैंडर्ड्स डिसाइड करता है वेरियस गुड्स का. ठीक है, चलो. तो ये 2002 में ये क्वेश्चन आया था, इससे रिलेटेड हमने काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया. अब ये इसमें है, जैसे ILO बहुत फेमस है.
IMO बहुत फेमस है ना। एक और है जो जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा था, हाँ देखो अपना WHO है, ये भी जेनेवा में है। तो इस तरह से जो जो चीज़ें हैं जो फेमस हैं, जो UPSC ने अपने PYQ में पूछ रखा है, तो उनके हेड क्वार्टर एक बार हमें पढ़ के सरसरी निगाह से जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 में आया तारापुर कमेटी के बारे में। तो तारापुर कमेटी जो थी, उन्होंने अपने फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के बारे में कुछ मेजर्स दिए थे कि अभी जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है कि जो हमारा अकाउंट है ना, उसमें जो करंट अकाउंट है दैट इज़ फुल्ली कन्वर्टेबल, बट जो हमारा कैपिटल अकाउंट है दैट इज़ नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल। सो तारापुर कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, क्योंकि जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में फुल कन्वर्टेबिलिटी है। फुल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी रुपये आओ डॉलर एक्सचेंज करके मिलेगा, कोई भी डॉलर ले आओ रुपीज एक्सचेंज करके मिलेगा। तो उन्होंने तारापुर कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए कि हमें अपना फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कब करना है, जब हमारे पास 6 मंथ का इम्पोर्ट कवर हो। इम्पोर्ट कवर क्या होता है कि जितने भी हमारी इम्पोर्ट में डॉलर लगेगा या फॉरेन करेंसीज लगेंगी, 6 मंथ तक के इम्पोर्ट के लिए RBI के पास इनफ बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारी फिजिकल डेफिसिट है इट शुड बी लेस देन 3.5%, और जो हमारा इन्फ्लेशन है वो अंडर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा बैंक्स हैं, जो बिग बैंक्स हैं, उनके NPA या बैड लोन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो दीज ऑल थिंग्स विल इंश्योर दैट जो कंट्री है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही स्ट्रांग है, एंड नाउ वी कैन अलाउ फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। क्योंकि जब आप फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर देते हो तो कैपिटल फ्लाइट बहुत होने लगता है ना, FPI में, FDI में हॉट मनी की प्रॉब्लम आ जाती है। सो इस वजह से इफ़ ए कंट्री वांट टू बिकम फुल्ली कन्वर्टेबल इट हैज़ टू हैव अ वेल एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। चलो 2009 का क्वेश्चन आया, क्या पूछ रहा है, अदर देन वेनेजुएला विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ओपेक कंट्री। अच्छा देखो ओपेक कंट्री के बारे में पूछा है, यही ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ होती हैं। तो ओपेक कंट्री का मैंने यहाँ पे ये लिस्ट दिया हुआ है। अब देखो मुझे इसको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है। बट अब ये मान लो कि जो इक्वाडोर था वो पहले था, अब नहीं है। कतर और रशिया इसके मेंबर नहीं, क्योंकि कतर और रशिया भी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं सॉरी कंपनीज़ बोल रहा हूँ। तो कतर और रशिया नहीं है, और पहले इक्वाडोर था, अब इसने विड्रॉ कर लिया, तो हमें उसके बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब क्या पढ़ना है हमें कि जैसे ये ईरान, इराक, कुवैत और एक चीज़ और सऊदी अरेबिया, तो ये चीज़ तो हमें याद रहती हैं। बट जो वेनेजुएला है, नाइजीरिया है, लीबिया है, मतलब जो ये अफ्रीकन कंट्रीज है, अब नाइजीरिया आपके दिमाग में नहीं आएगा कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी हो सकती है। सो इस तरह से इन चीज़ों पे आप थोड़ा थोड़ा फोकस कर सकते हो, जैसे नाइजीरिया भी है, अपनी लीबिया भी है ओपेक कंट्री में, ठीक है। वेनेजुएला भी है। वेनेजुएला पे क्वेश्चन आया था 2023 में या 2024 में एक, कि फिर मतलब अगर जैसे आपको पता है कि वेनेजुएला ओपेक कंट्री है, तो आपको पता होगा कि यार इसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी हो सकती है, उस हिसाब से आप ना थोड़ा गेस वर्क अच्छा ले सकते हो, ठीक है। चलो तो ये नोट्स में है, इसको याद कर लेना। उसके बाद आसियान कंट्री पे आया। तो पिछली बार वीडियो में जब मैंने पढ़ाया था कि आसियान कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो मैंने सिर्फ क्लिप और MBBS बता दिया था, ये TV बताना भूल गया था। सो एक स्टूडेंट है, ही इज़ वेरी लाइक बहुत कंसिस्टेंट है, एंड आई रियली लाइक हिज प्रेजेंस। उन्होंने सारे वीडियोस को देखा, उस पर कॉमेंट किया, मैंने जो भी क्वेश्चन भेजा उन्होंने किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दैट दिस, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू। सो इसमें TV में भूल गया था, तो ये थाईलैंड और वियतनाम इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अपना आसियान कंट्री। और अभी जो टिमोर लेस्ते करके है, सो टिमोर लेस्ते ना बहुत न्यूज़ में है, इसको आप एज ए प्लेस इन न्यूज़ करके भी याद कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो इन टॉक विद आसियान कंट्री टू ज्वाइन इट, बट अभी आई थिंक ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। और आसियान कंट्री का ओरिजिन कब हुआ था, फ्रॉम ए बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद आसियान कंट्री बनी। ऊपर हमने आसियान कंट्री के बारे में काफ़ी चीज़ें और पढ़ रखी हैं। चलो नेक्स्ट NAMA करके उस समय का करेंट अफेयर रहा होगा, बट थोड़ा सा जो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट है वो हम देख लेते हैं। सो NAMA क्या है, नॉन एग्री प्रोडक्ट से रिलेटेड अपनी एग्रीमेंट्स हैं जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए, ठीक है। और अब इसका मतलब ये किया कौन है, ये किया है अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा देखो कीवर्ड और ऑर्गेनाइजेशंस बहुत पूछा है, जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स किससे रिलेटेड है। सो जब भी आप इस तरह की चीज़ें पढ़ो तो आपको देखना है कि कुछ
इनोवेटिव कीवर्ड्स या इनोवेटिव फ्रेज दिख रहे हों और वो किस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं, सो उस दायरे में ही आपको प्रिपरेशन करनी है। अब ये नहीं कि उसके आप सेक्शंस में और उसके एकदम घुस के पढ़ो, दायरा सेट करना है, ठीक है। सो इसमें इसने यही पूछा कि जो नामा ग्रुप ऑफ कंट्री है फ्रीक्वेंटली अपेयर्स इन द न्यूज़, वो किस उसमें है। तो उसने पूछा कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, बिल्कुल नहीं। इंडिया, अच्छा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट, तो ये एक स्टैटिक मैंने ऐड कर दिया। दिस इज़ पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो और इससे रिलेटेड एक चीज़ और है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एंड दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी इन एग्रीकल्चर। आगे थोड़ा सा हम एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के बारे में और थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो दिस नामा 11 वॉज बिकॉज ऑफ WTO की जो बहुत सारी ग्रुपिंग्स हो रही थी, बहुत सारे जो ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट्स हो रहे थे, सो नामा वॉज वन ऑफ देम, ठीक है। 2010 में क्वेश्चन आया, क्या पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल कॉमनवेल्थ हैज़ नो चार्टर, ट्रीटी और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, देखते हैं। ऑल द टेरिटरीज कंट्री वंस अंडर द ब्रिटिश एम्पायर jurisdiction automatically joined कॉमनवेल्थ एज इट्स मेंबर। देखो जो कॉमनवेल्थ है ना, इट वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, सो इंडिया ऑल्सो ज्वाइंड, ऑल दो ऑटोमेटिकली आप नहीं कर सकते, है ना। अच्छा देखो, जैसे इंटरनेशनल कोई भी ट्रीटी हो रही है, कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है, कोई भी बाइंडिंग चीज़ें हो रही हैं, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं हो जाता, क्योंकि ऑटोमेटिकली का मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो कंट्री सामने है दैट इज़ नॉट सॉवरेन। और आज के ज़माने में हर कंट्री को अपनी सॉवरेनिटी प्यारी है, तो जहाँ भी ये ऑटोमेटिकली वर्ड आए कि दिस विल बी इम्पोज्ड ऑन ऑल द कंट्री ऑटोमेटिकली, दिस विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कंट्री ऑटोमेटिकली, सो ऑटोमेटिकली इज़ द कीवर्ड दैट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी। सो उसमें आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एलिमिनेशन ट्रिक है, इसको याद कर लो, नहीं, कॉशियस रहना है, ब्रेन लगाना है, स्टेबल रहना है, दैट इज़ हाउ यू कन्वर्ट द क्वेश्चन, ठीक है। सो कॉमनवेल्थ ब्रिटिश एम्पायर का था, और कॉमनवेल्थ के पास कोई चार्टर नहीं है, दिस इज जस्ट ग्रुपिंग्स, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, और ऑटोमेटिकली कोई ज्वाइन नहीं करता, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। अब 2010 में हो सकता है उस समय कुछ करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट रहा हो, आई डोंट नो, बट दिस इज हाउ यू कैन रीड एंड एक्सट्रैक्ट सम वैल्यूज फ्रॉम PYQs। चलो 2010 में क्वेश्चन आया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन अ लेंडिंग एजेंसी इज एडमिनिस्टर्ड। अच्छा देखो 20 बार पढ़ चुके हैं हम इसको, ये किसके बारे में पूछ रहा है, IDA के बारे में, है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD प्लस IDA मिलके वर्ल्ड बैंक बनाता है, 2-3 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो अब जिसने पूछ लिया कि IDA के एडमिनिस्टर कौन करता है ना, IDA को एडमिनिस्टर कौन करता है, तो अब IDA से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में उस समय रहा हो, जैसे हमने IBRD पढ़ा था, यू विल गो विद दैट वन, आपने जो सुना है, जो किया है, मोस्ट प्रॉब्ली वो सही हो सकता है, ये दिमाग रखना है आपको। बाकी जो हैं ये IFAD, UNDP, यूनाइटेड नेशन, यूनाइडो, ये सब IBRD से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। बट अब ये आ गए हैं तो इनके बारे में थोड़े थोड़े स्टैटिक्स हम पढ़ लेते हैं। जो ये IFAD है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी। जो यूनाइडो है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो UN स्पेशल। जो UNDP है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विथ यूनाइटेड नेशंस स्पेशल एजेंसी, ऐसा कुछ भी नहीं है UNDP, ठीक है। चलो 2010 में क्वेश्चन आया, 2010 में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस। देखो फिर से वही क्वेश्चन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, माइगा हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। IFC जो मसाला बॉन्ड वगैरह रिलीज करता है, वो भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। ICSID जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, वो भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। तो अगर ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पार्ट हैं, तो ये यूनाइटेड के भी पार्ट हुए, ठीक है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। बट जो BIS है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, BIS। BIS इज़ फेमस फॉर बासेल नॉर्म्स। बासेल नॉर्म्स क्या है, बासेल नॉर्म्स ये है कि बैंक को NPA और बैड लोन से बचने के लिए कुछ कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं, उसको हम कहते हैं बासेल नॉर्म्स। तो वो किसने बनाया था, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है बासेल में, यानी कि जेनेवा या स्विट्जरलैंड के पास, आई थिंक स्विट्जरलैंड में है बासेल, ये कंफर्म कर लेना, बट ये जगह का नाम मुझे पता है कि बासेल है, ठीक है।
और ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है कितनी बार कि जो IFC है, ICSID है, मीगा है, दे ऑल आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, अब देखो सिर्फ वर्ल्ड बैंक ग्रुप से ही 4 क्वेश्चन आ गया। सो यू विल बी फूल एनफ टू नॉट डू वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशंस रिलेटेड एजेंसी इन प्योर डिटेल। ठीक, चलो क्या आया क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाइलेटरल ट्रेड निगोशिएशन बिटवीन इंडिया यूरोपियन यूनियन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन काउंसिल। देखो ये यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन काउंसिल के बारे में डिफरेंस पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आप अपने आप देख लेना, बट मैं आपको थोड़ा एक हाई लेवल व्यू दे देता हूँ कि ये यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है, यूरोपियन काउंसिल क्या है। ठीक है, सो यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है, दिस इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड जैसे हमारे यहाँ की पार्लियामेंट होती है, एंड दे आर लेजिस्लेचर्स, दे मेक द रूल्स। यूरोपियन काउंसिल क्या है, दिस इज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा, मतलब ये हाई लेवल का पॉलिटिकल एजेंडा सेट करते हैं कि हमें हमारी जो यूरोपियन यूनियन है वो किस डायरेक्शन में जाएगी पॉलिटिकली। ठीक है, यूरोपियन कमीशन प्रपोजेस न्यू लॉ, रिप्रेजेंट्स इंटरनेशनली, फंडिंग करती है, एनफोर्समेंट करती है। ठीक है, बाकी ये कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेंट्रल बैंक तो आपको पता ही है, जैसे हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट हो गया और RBI हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन देख के आप लोग सॉल्व कर लेना कि इसका क्या हो। वैसे D है, नाइदर 1 नॉर 2, बट अभी मुझे इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा। ठीक है, 2010 देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी। ठीक है, जब याद है जब हमने IMF के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको SDR पढ़ाया था, है ना, उसको मैंने बताया था कि इट इज़ लाइक अ O ग्रुप ऑफ ब्लड, जो कि किसी को भी डोनेट कर सकते हो आप, मतलब हर जगह आपको चलेगी, कोई आपको मना नहीं कर सकता। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी SDRs। अब SDR अगर आ गया है तो SDR के बारे में हम थोड़ा सा स्टैटिक जान लेते हैं। तो ये IMF का मतलब SDR इज IMF का लेंडिंग मैकेनिज्म एंड इट इज़ ओनली फॉर मेंबर्स। ठीक है, इसको पेपर गोल्ड भी बोला जाता है। इट इज़ लाइक O ब्लड ग्रुप एंड एनी वन कैन टेक एंड एनी वन कैन कन्वर्ट इट इनटू एनी करेंसी। ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाई वेटेड एवरेज ऑफ, अब देखो अब आप ये पूछोगे ना कि एक SDR कितने डॉलर का हुआ, है ना, हाउ मच डॉलर, या एक SDR कितने रुपीज़ का हुआ। तो इस कैलकुलेशन को बैठाने के लिए हम वेटेड एवरेज लेते हैं कुछ कंट्रीज़ के करेंसी का। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वेट होता है वो US का होता है ऑफकोर्स, फिर यूरोपियन यूनियन, फिर चाइना, फिर जापानीज़, फिर पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, जो कि अपना ब्रिटिशर्स का है। इसमें इंडिया की करेंसी इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें जो हाई इकोनॉमी है, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, जिनका ट्रेड एक्सपोर्ट ये सब मजबूत है, उनकी ही करेंसी को SDR में ऐड किया गया है। ठीक है, सो इंडिया नहीं है। एंड नाउ दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन कि जो आर्टिफिशियल करेंसी है उसको किसको बोलते हैं, SDR को। और SDR के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब 2 चीज़ें इसमें और मेंशन हैं, ADR, GDR। तो ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, ADR क्या है, GDR क्या है, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग इट वेरी क्लोजली एंड यू वांट टू इंटरैक्ट देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इन 1 लाइनर, है ना। 1 लाइनर से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इफ़ यू कैन नॉट समराइज इट इन 1 लाइन देन यू हैव नॉट अंडरस्टैंड इट फुल्ली एंड यू माइट नॉट एबल टू अप्लाई इट इन द एग्जामिनेशन। दिस इज़ द रूल, दिस इज़ द मंत्रा यू हैव टू फॉलो। ठीक है, चलो 2010 में क्वेश्चन आया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेज स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। ठीक है, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म उस समय का करंट अफेयर रहा होगा, हमारे लिए कंटेम्प्रेरी अफेयर है। तो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म ये है कि अगर कहीं से भी हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बहुत सारा इंपोर्ट चीप रेट में आ रहा है तो हमारे यहाँ के फार्मर्स की दशा ख़राब हो सकती है। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए WTO ने हमें अलाउ किया हुआ है कि हम उस इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल हेल्प अस टू रेज टैरिफ्स इफ़ नीडेड। तो ये WTO से रिलेटेड ही मैकेनिज्म है। ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलो 2010 में क्वेश्चन आया ट्रिप्स पे, क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू कंप्लाई विथ ट्रिप्स एग्रीमेंट इंडिया इनेक्टेड GI ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखो इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि इसमें क्या बोला है इसने कि जोग्राफिकल इंडिकेटर सिर्फ ऑफ गुड्स, तो ये चीज़ से आपको पता होना चाहिए कि ये सर्विसेज के लिए तो नहीं है। ठीक है, ये चीज़ अब आगे मैं आपको बताऊंगा। अब पूछा है कि द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडमार्क एंड जोग्राफिकल इंडिकेटर
इंडिकेशन इज आर। तो मतलब ये ट्रेडमार्क और जीआई टैग के बारे में डिफरेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। ट्रिप्स जो है वो डब्ल्यूटीओ का है, आईपीआर पे है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे ये एग्रीमेंट्स हैं। ये चलो बेसिक हमें पता है। अब हम ट्रेडमार्क और जीआई टैग के बारे में डिफरेंस पढ़ते हैं। तो ट्रेडमार्क जो क्या होता है वो इंडिविजुअल या किसी कंपनी का होता है। जैसे मॉन्क आईएस है, दिस कुड बिकम अ ट्रेडमार्क इफ़ आई वांट टू। कंपनी जैसे नाइकी है, जॉर्डन है, सॉरी नाइकी है, एप्पल है, सैमसंग है, सो दे कैन रजिस्टर देयर ट्रेडमार्क। बट जो जीआई टैग होता है ना, इट इज़ फॉर ए ग्रुप और ए रीजन। जैसे अपनी दार्जिलिंग टी हो गई, कहीं का हैंडीक्राफ्ट हो गया, कहीं का कुछ बहुत अच्छा मैन्युफैक्चर हो रहा है गुड्स, तो उसके लिए हम जीआई टैग यूज करते हैं। बट इट इज़ फॉर लेट्स से कहीं का बासमती राइस हो गया, सो इट इज़ फॉर ए पर्टिकुलर रीजन, नॉट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और कंपनी, ठीक है। सो ये अगर पर्टिकुलर पर्सन या कंपनी का नहीं है तो आप इसको लाइसेंस नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कर सकते ना कि भाई दार्जिलिंग की टी का लाइसेंस हमने उत्तर प्रदेश में दे दिया, नहीं, दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग में ही बनेगी, आप उसको लाइसेंस करके किसी और को दे नहीं सकते, ठीक है। सो आप इसका लाइसेंस सेल कर सकते हो ट्रेडमार्क वाले का, बट जीआई टैग का आप नहीं कर सकते। इसमें एक कैच ये है कि ये गुड्स के लिए है, तो मैन्युफैक्चर गुड्स भी विल बी काउंटेड एज ए जीआई टैग। मतलब जीआई टैग, अब जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट आप बना रहे हो, आप उसको चाहे हाथ से बुन के बनाओ या मशीन लगा के मैन्युफैक्चर करके अपनी आर्टिस्ट्री उसमें करो, दैट विल ऑल्सो कैन हैव जीआई टैग, ठीक है। सो क्वेश्चन यही था कि अ ट्रेडमार्क इज एन इंडिविजुअल और कंपनीज राइट वेयर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज कम्युनिटीज राइट। बिल्कुल सही है, सो 1 सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ए ट्रेडमार्क कैन बी लाइसेंस्ड वेयर ए जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स कैन नॉट बी लाइसेंस्ड। बिल्कुल ये भी सही है, तो 1 और 2 हो गया, ये कट गया। अब 3 में देखो, ट्रेडमार्क इज असाइन टू मैन्युफैक्चर गुड्स वेयर जीआई इज असाइन टू एग्रीकल्चर गुड्स प्रोडक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स ओनली। ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट जो आपके मैन्युफैक्चर हो रहे हैं दे कैन ऑल्सो हैव जीआई टैग। सो दिस विल बी द रॉन्ग ऑप्शन एंड आवर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। चलो हाँ, अब देखो मेरे दिमाग में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आई। अगर आप यूपीएससी का नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना, तो उसमें एक कीवर्ड मेंशन है कि यूपीएससी रिवॉर्ड्स क्यूरियोसिटी, मतलब इट इज़ सर्चिंग फॉर द कैंडिडेट्स हु आर क्यूरियस। तो मैंने ऐसे मेरे दिमाग में आया कि यार अगर ट्रेड्स पे है तो क्या सर्विस, मतलब सॉरी गुड्स पे अगर जीआई टैग है तो क्या सर्विसेज पे भी है। तो जो ट्रेडमार्क है दैट कैन बी फॉर बोथ सर्विसेज एंड गुड्स, बट जो जीआई है दैट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू गुड्स। अब सर्विसेज का कोई जीआई टैग नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं का मसाज या कहीं का योगा बहुत अच्छा है तो आप उसको जीआई टैग ले लोगे, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में सेम इसी टर्म पे रिपीट हुआ 8 साल बाद, कि इंडिया इनेक्टेड जीआई टैग इन ऑर्डर टू, किसके साथ कंप्लाई करने के लिए किया है। तो बिल्कुल डब्ल्यूटीओ के जो है ना, ये था ना, इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ, ठीक, ये हो जाएगा अपना डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स एग्रीमेंट। चलो ठीक, 2011 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्या पूछ रहा है इसमें, रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में पूछ रहा है। इट कैन ग्रांट लोन टू एनी कंट्री, देखते हैं, इट कैन ग्रांट लोन्स टू ओनली डेवलप्ड कंट्री, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये आप तो खुलेआम काट सकते हो। इट ग्रांट लोन्स टू ओनली मेंबर कंट्रीज, सही लग रहा है। इट ग्रांट लोन्स टू सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। अब गलत इसमें कौन सा लगा, इट कैन ग्रांट लोन्स टू ओनली डेवलप्ड कंट्री, ये आपका गलत हो गया। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब देखो, इट कैन ग्रांट लोन टू एनी कंट्री, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अगर आके अब इसको ना आप जब एनी बोल दिया ना तो आपके पास एकदम खुली छूट आ गई, आप खूब रीजनिंग करो। नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, इन्होंने किसी से रिश्ते नाते नहीं रखे हैं, ये कोई कुछ नहीं मानते, इनके पास डेमोक्रेसी नहीं है, क्या ये जाके आईएमएफ से लोन ले आएगा, नहीं आएगा बिल्कुल। तो एनी कंट्री तो काट दिया, अब आप 50-50 पे हो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इट ग्रांट लोन्स टू ओनली मेंबर कंट्री, ठीक है, लग रहा है कि मेंबर्स को देगा। इट कैन ग्रांट लोन्स टू सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, देखो हमने आईएमएफ के बारे में आज तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, हमने यही पढ़ा है कि जो आईएमएफ है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के टाइम आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में हेल्प करता है। तो मैंने 2-3 जगह इसके आंसर चेक किए, कहीं कहीं ऑप्शन ये दिया हुआ है कि इट कैन ग्रांट लोन्स टू ओनली मेंबर कंट्री, जो कि सही भी है, ये मतलब कि अपनी कंट्रीज़ को ही लोन देता है, मतलब जो इसकी मेंबर कंट्री हैं। इट कैन ग्रांट लोन्स टू सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री,
अब इसने ए का मतलब ले लिया है एनी कंट्री, ठीक है, जो ये वाला ऑप्शन था, इट कैन ग्रांट लोन्स टू एनी कंट्री। सो अगर आप इसको इस तरह से एक्स्ट्रापोलेट करो कि मतलब ये कह रहा है कि आप किसी भी सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक को दे सकता है, सो दिस विल बिकम लाइक दिस क्वेश्चन, सो ये गलत हो जाएगा। सो सी विल बी लेस बैड ऑप्शन, है ना, लेस बैड एमंग ऑल। सो आई विल गो विद दिस वन। सो इसका यही मतलब कि इसने जब बोला कि इट कैन ग्रांट लोन्स टू सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, वो ऑफ ए कंट्री को ऑफ एनी कंट्री समझ रहा है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट थोड़ा सा दिमाग इस तरह से लगाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, पेपर का नेचर ही वैसा होता जा रहा है, अपने ही देश के साथ इतनी, चलो नहीं बोलते। चलो 2012 में क्वेश्चन आया, MPI के बारे में आया, ठीक है, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाई ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट सपोर्ट्स कवर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पूछ रहा है कि जो MPI है उसमें क्या क्या कवर होता है। अब देखो MPI आपका प्रीलिम से लेके मेंस तक आपका पीछा करेगा, सोशोलॉजी ऑप्शनल है उसमें भी आपका पीछा करेगा, तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो MPI रिलीज कौन करता है, UNDP प्लस ये वाला ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये चेक क्या क्या करता है, 3 पैरामीटर्स होते हैं इसके, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टालिटी, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। अब लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत चीज़ें जैसे कुकिंग फ्यूल हो गया, सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड और बाकी के एसेट्स क्या हैं। अब नीति आयोग ने अपना इसको कॉपी करके अपना एक MPI बनाया फॉर इंडिया के, और इसमें इन्होंने ये 10 तो रखा ही और 2 अपने ऐड कर दिए, मैटरनल हेल्थ प्लस बैंक अकाउंट। वो प्रधानमंत्री का जो पूरा इनिशिएटिव था कि सबको बैंक खुलवाना है, उसकी वजह से इन्होंने बैंक अकाउंट को भी ऐड किया ताकि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी एक आइडिया लगा सकें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं, तो MPI में क्या क्या इंक्लूडेड है, डेप्रीवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट एंड सर्विसेज एट हाउस होल्ड लेवल, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं है, एक्सटेंट ऑफ बजट डेफिसिट बिल्कुल नहीं है। सो आपका ऑप्शन 1 ओनली, ठीक। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ। देखो अब ये भी वही लेस बैड वाला ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, ऑल इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली अ ईयर, ठीक है, पूरा करेक्ट नहीं है बट देखते हैं। गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, नहीं, सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विसेज कहाँ गई फिर। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, ये सिर्फ 2 कंट्री के बीच में बोल रहा है, नहीं। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ऑल द ट्रांजेक्शन को मिला के होगा, है ना, कंट्री 1 एन नंबर ऑफ कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन कर सकता है, ठीक है। कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, अब देखो मुझे थोड़ा थोड़ा ये भी सही लग रहा था, बट अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहले डेफिनेशन देखते हैं। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इट इज सम ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंस प्लस नॉन रेजिडेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इसको ध्यान रखना। पहले तो हम ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लेते हैं। 2 चीज़ें होती हैं इसमें, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में अपने ट्रेडिंग के लिए रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। कैपिटल अकाउंट में 3 चीज़ें आती हैं, जैसे अपने सारे इन्वेस्टमेंट, FPI, FDI, बोरोविंग्स, सॉवरेन बोरोविंग हो सकती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग हो सकती है, प्लस NRI के जो डिपॉजिट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो काउंटेड एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो अब ये पूरा डेफिनेशन, ये पूरी कहानी जान के क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऑल द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली अ ईयर। ये सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ये करंट अकाउंट की बात कर रहा है, आपने इसका तो छोड़ ही दिया, डेट, लोन, ये सब कैसे करोगे आप। और अगर हम इसकी बात करें कि कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ये भी सिर्फ एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। सो दिस विल बिकम द लेस बैड ऑप्शन। देखो UPSC का नेचर ऐसा हो रखा है कि आपको लेस बैड चूज़ करने आना चाहिए। अब ये एकदम करेक्ट नहीं है, बट ये तीनों उससे गलत हैं, क्योंकि ये C और D में क्या हो गया कि C1 C2 2 कंट्री के बीच की बात कर रहा है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट तो भाई नंबर ऑफ कंट्रीज़ के बीच में हो सकता है। सो दिस विल बी रॉन्ग। B वाले में सिर्फ गुड्स बोल रहा है, तो वो ऑल्सो फालतू हो गया। सो दिस A ऑप्शन बिकम्स द लेस बैड ऑप्शन एंड दैट्स वाई वी विल गो विद दिस, ठीक है। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें इतना एक्सप्लेनेशन लगता है, ऑल्दो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इतना एक्सप्लेनेशन लगना नहीं चाहिए, ठीक है। बैटरी मेरी, ओ माय गॉड, जस्ट वेट। हाँ, तो मेरा सिस्टम शट डाउन होने वाला था, बट मैंने ध्यान से देख लिया, तो अभी 3% पे ही वी कैन स्टार्ट अगेन, ठीक है। चलो 2014 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया,
विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द करेंट अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट कौन है देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड्स बिल्कुल है। फॉरेन एसेट्स, नो, फॉरेन एसेट्स आर नॉट इन द करेंट अकाउंट, दे आर इन कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स अभी हमने पढ़ा ना, विजिबल इनविजिबल है ना, विजिबल इनविजिबल। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं दे आर काइंड ऑफ लोन वाला मामला हो जाता है, सो ये भी नहीं होगा। सो अपना क्या हो जाएगा 1 and 3। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR है ना, ये जो है SDR बोल रहा है। तो SDR क्या है, ये IMF वाला लोनिंग मैकेनिज्म है। सो दिस कैन नॉट बिकम आवर करेंट अकाउंट, सो C ऑप्शन विल बी ट्रू। चलो 2014 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया। अब देखो ये क्वेश्चंस हैं किस तरीके की, ये पूछ रहे हैं, सॉरी लेट मी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। हाँ, अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करी है। अब देखो IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक में मुझे बहुत भयंकर कन्फ्यूजन होता है। सो आई हैव ट्राइड टू प्रिपेयर अ फ्रेमवर्क जिसको यूज़ करके आप एक एजुकेटेड गेस ले सकते हो कि अच्छा ये किस ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। ठीक है, चलो तो जो IMF होगा, IMF क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंटायर वर्ल्ड। तो ये किसके बारे में बात करेगा, मनी के बारे में बात करेगा, इकोनॉमी के बारे में बात करेगा। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मैंने आपको बताया था कि मुझे अभी तक लगता था कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, बट ये एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या करेगा, वो ग्लोबल रैंकिंग करेगा, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपैरिजन करेगा, या जेंडर के बारे में कुछ कुछ निकालेगा, डेवलपमेंट के बारे में सोच, इस तरह से बातें करेगा। जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक World War II के बाद बना था, तो जो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होंगी, या फिर कुछ फॉरकास्ट करना हुआ, कुछ प्रेडिक्ट करना हुआ कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो सकती है। वर्ल्ड बैंक हम देता रहता ना कि इंडिया 6% से ग्रो होने वाला है वगैरह वगैरह। सो ये चीज़ आप दिमाग में रख के एक एजुकेटेड गेस ले सकते हो। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसने बनाया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक मतलब कि आगे की वो सोचने की बात कर रहा है कि मतलब वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो कैसी होगी। तो RBI टाइप काम लग रहा है, सो अपना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट याद है बहुत अच्छी बात है, बट नहीं याद है, कन्फ्यूजन हो रहा है जैसे मुझे होता है, सो यू कैन यूज़ दिस टू टेक अ एजुकेटेड गेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इश्यूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट के नाम से क्या लग रहा है कि आगे के फ्यूचर की कुछ बात की जा रही है ना। प्रॉस्पेक्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है ना, कैपेसिटी क्या है किसी चीज़ की। तो ये काम कौन करेगा, अपना वर्ल्ड बैंक। एस्टिमेशन का काम, फोरकास्टिंग का काम वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंस की स्टेबिलिटी, फाइनेंस के बारे में कौन देखता है, IMF। ठीक है, सो IMF। ठीक है, ये अब चलो थोड़ा सा IMF और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा देखते हैं कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, IMF की रिपोर्ट जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हमने पढ़ा, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हमने पढ़ा, फिस्कल मॉनिटर ये भी देखो पैसे से रिलेटेड है। सो IMF हमेशा पैसा और इकोनॉमी के लोग बात करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या बोल रहा है, ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कि कौन सी कंट्री ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, कौन सी कम कॉम्पिटिटिव है, किस में ट्रेड अच्छा हो रहा है, किस में ट्रेड बुरा हो रहा है, इस तरह का काम करेगा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है ना, ग्लोबली किस कंट्री पे ज़्यादा रिस्क है, और इसमें क्या हो रहा है, मेजर ग्लोबल थ्रेट्स लाइक क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज और इस तरह की चीज़ें किस कंट्री को ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं। जो लो लाइंग कंट्रीज़ हैं, जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, दे आर मोर वनरेबल, इस तरह का काम अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, फिर वही A to B कंपैरिजन। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या सोचा था कि जो वर्ल्ड बैंक है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बातें करेगा। ठीक है, सो देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट मतलब आगे क्या होने वाला है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इस तरह से आप थोड़ा सा एजुकेटेड गेस ले सकते हो। चलो, और बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे UNDP हो गया, UNEP हो गया, इनके नाम में थोड़ी क्लियरिटी है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करेंगे, बट ये तीनों थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं मुझे। इंडियाज रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स समटाइम सीन इन द न्यूज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिक्लेयर दैट रैंकिंग। तो हमें पता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने, है ना। इसको लिख देते हैं, मैंने वो ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं लिखा, तो वर्ल्ड बैंक विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो 2015 में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर
हमको पता है, ऊपर पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। किसके बारे में है ये? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्री रिलेटेड डील्स है विद द डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। इसमें और भी चीज़ें ऐड हैं, जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, SPS है ना, फाइटोसैनिटरी मेजर्स की अगर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, आम, अचार, पापड़, अगरबत्ती, तो उसके सैनिटेशन या फाइटोसैनिटरी मेजर्स किस तरह के होंगे, सो दैट इट इज़ एक्सेप्टेड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सो वो भी WTO के अंदर ही आता है, ठीक है। पीस क्लॉज, पीस क्लॉज ये मतलब था कि जैसे इंडिया को ये लोग कहते थे कि आप MSP पे मत खरीदो या किसानों को सपोर्ट मत दो। सो इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने मिलके ये चीज़ बोली कि वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्री, सो वी हैव टू गिव आवर फार्मर सम सपोर्ट, तो उसको हम पीस क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। चलो 2014 में क्वेश्चन आया, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी मतलब ये है कि आपके पास पैसा नहीं है ना, तुरंत हार्ड कैश, हार्ड मनी नहीं है। अच्छा, तो हार्ड मनी क्या होता है? हार्ड मनी होता है, हार्ड करेंसी जो होता है, दैट इज़ मोर स्टेबल, जो कि बहुत स्टेबल है अगेंस्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। मोर इकोनॉमिकली गुड कंट्रीज जो होती है, जैसे US होगा, यूरोप होगा, इनकी करेंसी को आप हार्ड करेंसी बोलोगे, ठीक है। जो सॉफ्ट करेंसी होगी बहुत वोलेटाइल होगी, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई ट्रस्ट नहीं होगी, जैसे श्रीलंका हो गया, युगांडा हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, देयर करेंसी आर नॉट ट्रस्टवर्दी, तो इनको हम सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं, मतलब ऐसे बेकार करेंसी। चलो 2015, आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो अपना ऑप्शन कौन सा है? अलाउइंग द वैल्यू ऑफ रूपी नो, फ्रीली परमिटिंग कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर करेंसी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये पहले ऊपर हम कर चुके हैं, मुझे याद है, बट वापस से पता नहीं कैसे आ गया, मैंने मेंशन कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMFC, क्या पूछ रहा है? IMFC डिस्कसेस मैटर ऑफ कंसर्न्स अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड एडवाइसेस द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो, आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता ये, बट ऐसे डिस्कसेस लिखा हुआ है, एडवाइसेस लिखा हुआ है, तो थोड़ा लाइट सा लग रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है? द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट्स एज ऑब्जर्वर इन IFC's मीटिंग। आई डोंट नो, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है 2016 में ये करंट अफेयर रहा हो, सो इसमें कुछ ऐसे बताने लायक नहीं है, ठीक है। सो सॉरी, C विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 and 2 है, यही आपके ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ था। जहाँ बताने लायक रहेगा वहाँ बताऊँगा, अब जहाँ बस रटने लायक है या फिर कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर की बात है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया न्यू डेवलपमेंट बैंक पे। चलो तो पहले हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ से आया है इसके बारे में थोड़ा सा स्टैटिक्स जान लेते हैं। सो जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स के ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट है आफ्टर चाइना, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन वगैरह जाते हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है वो शंघाई में है। तो अब आपको ब्रिक्स का जो स्टैटिक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो स्टैटिक है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। ब्रिक्स में जो न्यू कंट्रीज ऐड हुई हैं वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ बीन सेटअप बाई APEC, ये गलत कर दिया इसने, है ना, इट्स सेटअप बाई ब्रिक्स, तो ये गलत हो गया। द हेड क्वार्टर्स ऑफ NDB इज इन शंघाई, सो 2 ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। अब इसी का एक वो है क्या बोलते हैं, इसी का एक रिलेटेड और बैंक है AIIB करके, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। 2016 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंडिकेटर्स यूज्ड बाय IFPRI टू कंप्यूट ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। चलो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को लेके बहुत कंट्रोवर्सी होती है, आज इसको हम पूरा स्टैटिक खत्म करते हैं, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 2 मिलके बनाते हैं, एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड, दूसरा वेल्थ हंगर लाइफ। दोनों अजीब नेम है, कुछ बहुत फेमस नहीं है, तो अगर इस तरह से दिमाग में फिट रहेगा तो आ सकता है आपको, ठीक है। इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट दिस रैंकिंग बिकॉज वी डोंट एग्री कि हमारे यहाँ इतनी हंगर प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये यूज़ क्या क्या करते हैं, दे यूज़ अंडर नरिशमेंट, कि जो जिस पे आप टेस्ट कर रहे हो वो नरिश्ड है या नहीं है। वेस्टिंग, अच्छा ये बताना कि वेस्टिंग और स्टंटिंग में अंतर क्या होता है, ठीक है। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट डाउन कि व्हाट इज़ वेस्टिंग एंड व्हाट इज़ स्टंटिंग, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर कॉमेंट। अब मैं बता देता हूँ कि वेस्टिंग जो है दैट इज़ वेट रिलेटेड टू हाइट, ठीक है, एंड स्टंटिंग क्या है, दैट इज़ हाइट रिलेटेड टू एज, ठीक है। सो मतलब अगर आपकी एज के अनुसार आपकी हाइट नहीं बढ़ी तो आपको स्टंटेड बोला जाएगा, और अगर आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट नहीं बढ़ा तो ये वेट जो है ना, ये WW दोनों में कॉमन है, तो ये याद रख लो आप, फिर आप इसको अच्छे से याद कर पाओगे, ठीक है।
तो ये स्टंटिंग वेस्टिंग यूज़ करते हैं और ये मोर्टेलिटी को यूज़ करते हैं कि 0 से 5 साल में कौन कौन से बच्चे मरे, दे विल टेक ऑल्सो दैट एज ए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें वही पूछा कि कौन कौन सा इंडेक्स या कौन कौन सा पैरामीटर ये लोग देखते हैं। सो ये हो गया अपना अंडर नरिशमेंट, बिल्कुल, चाइल्ड स्टंटिंग बिल्कुल, चाइल्ड मोर्टेलिटी बिल्कुल। अब आप इसमें वेस्टिंग भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द ऑप्शन 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट वन। चलो 2016 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इंडियाज रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समटाइम्स इन द वेयर, आई डोंट नो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन निकाल रहा है भाई? वर्ल्ड बैंक। कितनी बार पढ़ेंगे इसको, पता नहीं 2-3 बार क्यों आ रहा है, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक हमेशा बिजनेस रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें करता है। अब देखो इसमें एक छोटा सा स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट आ गया था कि OECD के बारे में पूछा था। तो OECD क्या है? दिस इज हाई इनकम कंट्री का ग्रुप है एंड दे हैव हेडक्वार्टर्स इन पेरिस, बस इतना सा जानना था इसमें। और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, ठीक। तो जो जो बीच बीच में आता जा रहा है उसका हम थोड़ी सी डिटेलिंग करते जाएंगे। चलो 2016 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया SDR पे। SDR इतनी बार पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। इसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज़ बीन प्रपोज टू एडेड इन बास्केट ऑफ IMF। तो कौन ही आएगा भाई? रूबल बिल्कुल नहीं, इंडियन रुपीज़ नहीं, रेनमीबी, इसको हम ऑब्वियसली क्या बोलते हैं? चाइनीज़ युआन को रेनमीबी बोलते हैं। तो ये इनका रिलेटिव वेटेज है जब हम आप SDR को काउंट करते हैं। अभी ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। 2016 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्या बोल रहा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग समटाइम्स टर्न एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हैं, सो उसमें ये वर्ड्स आए थे, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये तो WTO आ गया, सीधा डायरेक्टली आप इसको क्वेश्चन कर सकते हो, बट अब देख लेते हैं क्या है। जो ग्रीन बॉक्स है, सब्सिडीज दे डू नॉट डिस्टॉर्ट द ट्रेड, मतलब ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती। जैसे आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना हो गया, इन्वायरमेंट के प्रोग्राम्स हो गए, डीकपल्ड इनकम सपोर्ट। डीकपल्ड इनकम सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप फार्मर्स को ऐसा इनकम सपोर्ट दे रहे हो जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना करे, मतलब इट विल जस्ट हेल्प देम टू सस्टेन, ठीक है। इट इज़ अलाउड विदाउट द लिमिट्स, आप कितनी भी दे सकते हो। ब्लू बॉक्स क्या है? दैट आर लिंक टू प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम, मतलब आपको प्रोडक्शन लिमिट करना है, उस पर आप अगर प्रोडक्शन से लिमिटेड कोई सब्सिडी आपको दी जा रही है, दैट विल कम अंडर ब्लू बॉक्स। इट इज़ अलाउड विद कंडीशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? रिडक्शन सब्सिडीज, लाइव स्टॉक हेडेज लिमिट, मतलब कि आप लिमिट कर दो कि इससे ज़्यादा लाइव स्टॉक नहीं रखा जा सकता, या इस तरह से आप लिमिटेड किसी चीज़ को लिमिट करने के लिए आप अगर सब्सिडी दे रहे हो, दैट विल कम अंडर ब्लू बॉक्स। एम्बर बॉक्स मतलब बिल्कुल ही ग्रीन रेड लाइट है, जो कि डिस्टॉर्ट कर सकती हैं ट्रेड को, जैसे कि प्राइस सपोर्ट। आप जैसे बासमती राइस एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपने एक्सपोर्ट सब्सिडी खूब सारी दे दी और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सस्ता हो गया, सो दिस विल बिकम अ एम्बर बॉक्स सब्सिडी एंड WTO विल नॉट अलाउड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, IFC मसाला बॉन्ड। IFC हमें पता है वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है। मसाला बॉन्ड क्या है? मसाला बॉन्ड ये है, एक बार मैंने पीछे भी पढ़ा हुआ, बट मैं पढ़ा देता हूँ कि जब किसी इंडियन कंपनी को रुपीज़ डिनोमिनेटेड बॉन्ड रिलीज करना होता है फॉरेन कंपनी से। अब इसको ऐसे समझो कि मसाला है, मसाला बाहर जाएगा, रुपया अंदर आएगा, अब इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच ऑफर्स दीज बॉन्ड्स आर आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। हाँ, वी ऑलरेडी नो, 10 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कितनी बार चिल्लाऊँ मैं। दे आर द रूपी डिनोमिनेटेड, सॉरी कहाँ चला गया, सॉरी हाँ। सो क्या बोल रहे हैं? दे आर द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड आर सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। दिस विल ऑल्सो बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आगे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2016 में आया, द टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। बेस इरोजन और प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? कि लेट्स से मैकडोनल्ड है, वो क्या कर रहा है कि इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, US में ऑपरेट कर रहा है। सो इंडिया में उसने, या लेट्स से इंडिया में ऑपरेट कर रहा है और किसी ऐसे कंट्री में ऑपरेट कर रहा है जहाँ पे टैक्स बहुत कम है, तो उसने क्या किया कि अपने यहाँ का सारा प्रॉफिट जो है वो किसी बहाने उस कंट्री में शिफ्ट कर दिया, या तो उनसे कुछ परचेज कर लिया और अपना बहुत ज़्यादा पैसा उनको दे दिया। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं कि टैक्स को अवॉइड करने के लिए अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर रहे हैं ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे टैक्स बहुत कम है। तो इसको बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस मतलब कि आपकी जो बेस ऑपरेटिंग लोकेशन है, आप उसको चीट करके कहीं और जा रहे हो। प्रॉफिट शिफ्टिंग मतलब आप अपना प्रॉफिट कहीं और शिफ्ट कर रहे हो, सो दैट आप यहाँ पे घाटा दिखा दो या कम प्रॉफिट दिखा के टैक्स बचा सको, ठीक है।
सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कर्विंग ऑफ द टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, है ना, जो बहुत सारी कंट्रीज में मल्टीनेशनली काम कर रही हैं। 2017 का नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विद रेफरेंस टू नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो ट्रिप्स के बारे में कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। इट रीट्रेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट, पढ़ चुके हैं, इजी पीजी। DPIIT इज द नोडल एजेंसी, ये थोड़ा सा स्टैटिक और रटने वाली चीज़ है। तो जो DPIIT है दैट इज नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग IPR रिलेटेड नॉर्म्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना GDP और PPP पे आया, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी exchange rates are calculated by comparing the prices of same basket of goods serving in different countries. This is the definition of PPP. अगर आपने PPP का definition अभी नहीं पढ़ा है so make sure go and read that. So PPP यही होता है कि लेट्स से अगर एक चाय जो है US में $2 की आ रही है, ठीक है, और एक चाय अपने यहाँ 20 रुपये की आ रही है, सो $2 बिकम्स 20 रुपये, है ना। सो मतलब $1 बिकम्स 10 रुपये। टेक्निकली जो एक्सचेंज रेट है तो वो तो ऐसा होगा कि $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़ और समथिंग लाइक दैट। बट जब आप किसी बास्केट ऑफ गुड्स का कंपैरिजन करते हो कि इस कंट्री में कितने में मिल रहा है, उस कंट्री में कितने में मिल रहा है, सो दैट बिकम्स PPP कंपैरिजन, परचेज पावर पैरिटी, ठीक है। सो वही लिखा हुआ है, कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्री। इन टर्म्स ऑफ PPP इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट, नहीं, इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट। सबसे ज़्यादा कौन है ये बताना आपको, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन है, सेकंड पे कौन है, और इंडिया 3rd पे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो जो अपनी करंट अफेयर में चीज़ आई हुई है PT 365 के फर्स्ट पेज पे दी हुई है कि जो इंडिया है इन PPP टर्म्स इट इज़ 3rd लार्जेस्ट कंट्री, 5th लार्जेस्ट है अदरवाइज इन एब्सोल्यूट टर्म्स। बाकी की जो 5 कंट्री हैं उनका मैंने आपको लिस्ट दे दिया हुआ है, जैसे US है 29.2 ट्रिलियन। अब देखो अगर आप इंडिया का कंपैरिजन चाइना से करोगे, है ना, तकरीबन 4x to 5x डिफरेंस है, ये डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। अभी हम 5 ट्रिलियन बनने का सोच रहे हैं, ठीक है, सो देखते हैं, बन ही जाएंगे, कोशिश करेंगे तो। 2019 क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो अब ये थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें दिमाग आप लगा सकते हो कि जो वर्ल्ड बैंक है वो बिजनेस रिलेटेड चीज़ों को ही देखेगा अगर किसी रैंकिंग को दे रहा है वो, तो ठीक है, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किसी कंट्री की रैंक इस बेस पे डिसाइड होगी कि वहाँ पे बिजनेस करना कितना आसान है या कितना टफ है। सो पेइंग टैक्सेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस। बट जो लॉ एंड ऑर्डर है ना दैट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। ऑल्दो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा तो लोग जल्दी आएंगे और बिजनेस अच्छा होगा, बट इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब देखो जो ये मेजर्स ये लेता है, मतलब जो सब इंडेक्स लेता है कंट्री को रैंक देने के लिए, वो यही हैं कि जैसे स्टार्टिंग बिजनेस कितना आसान है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट कितना अवेलेबल है, ट्रेडिंग क्रॉस द बॉर्डर, मतलब उनके लॉ रूल्स रेगुलेशन वो किस तरह के हैं। सो दीज ऑल विल बी काउंटेड वाइल डिसाइडिंग द रैंकिंग। चलो 2019 में AIIB के ऊपर क्वेश्चन आया। देखो अभी मैंने बताया था ना कि जो NDB है और AIIB है दे आर काइंड ऑफ सिमिलर बैंक, उनका सिमिलर मैंडेट है, सिमिलर उनका सिमिलर मोटिव है, तो ठीक है। अब क्वेश्चन आया कि AIIB हैज़ मोर देन 80 कंट्रीज। सो बिफोर वी डेल्व इनटू क्वेश्चन, चलो AIIB के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक्स जान लेते हैं। सो AIIB में अराउंड 100 कंट्रीज हैं, ठीक है। चाइना, इंडिया, UK, स्विट्ज़रलैंड एक्सेट्रा, मतलब कि देखो चाइना एशिया से हो गया, UK यूरोप से हो गया, स्विट्ज़रलैंड यूरोप से हो गया, मतलब कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट की कंट्री जिसमें हैं, ठीक है। चाइना और इंडिया जो है, चाइना जो है फर्स्ट लार्जेस्ट होल्डर है, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट होल्डर है इसमें शेयर्स का, ठीक है। जो एशियन कंट्रीज हैं दे होल्ड अराउंड 75% ऑफ द वेल्थ ऑफ AIIB, अदर्स जो है वो 25% रखते हैं, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर जो है बीजिंग में है, ठीक। तो 2019 में क्वेश्चन आया कि AIIB हैज़ मोर देन 80 कंट्री, लुक्स ट्रू। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, नहीं, चाइना है, ठीक है, ये गलत कर दिया इसने। AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स आउटसाइड एशिया। अब आप देखो जैसे कह रहा है कि इसमें 80 कंट्री है और एशिया से बाहर कोई है नहीं, तो एशिया में 80 कंट्री तो है नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। सो अपना ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मतलब 1 और 3 तो साथ में हो भी नहीं सकता, तो ये बिल्कुल वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक।
चलो 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्या पूछ रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग रिस्क करेंसी क्राइसिस। देखो करेंसी क्राइसिस क्या होता है, जब आपके पास डॉलर्स ना बचे, है ना। जब हमारे 1990 में करेंसी क्राइसिस हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मतलब कि हमें फॉरेन से कुछ मंगाने के लिए आरबीआई के पास डॉलर ही नहीं बचा था, तो वो करेंसी क्राइसिस होता है। सो करेंसी क्राइसिस हमारा तब अच्छा हो सकता है, तब बढ़िया हो सकता है हमारी डॉलर्स बाहर से इधर आए। देखो क्या बोल रहा है, द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर, बिल्कुल ये विल बी सेवियर। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसका डॉलर्स इंक्रीमेंट से कोई लेन देन नहीं है। रिमिटेंस फ्रॉम इंडियंस इन अब्रॉड, ठीक है। अब देखो रिमिटेंस जो है ना, इंडिया का हाईएस्ट शेयर है रेमिटेंस में, ठीक है। सो 1 and 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया 2019 में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट ओड बाय द गवर्नमेंट एंटिटी, नहीं है, जो हमारा प्राइवेट बोरोविंग है दैट इज मच मोर देन गवर्नमेंट बोरोविंग। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, बिल्कुल नहीं है, कुछ हमारे डिनोमिनेटेड है रुपीज़ में, कुछ हमारे यूएस डॉलर में। हाँ यूएस डॉलर का जो शेयर है दैट इज़ मच मोर देन एनी अदर कंट्रीज, उसके बाद रुपीज़ है, फिर अदर कंट्रीज़ का है, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना सही मैं बता रहा हूँ कि नहीं, बट इट इज़ नॉट कि हमारा सब कुछ जो है यूएस डॉलर में ही है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया, क्या पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय द गवर्नमेंट एंटिटी। ओ माय गॉड, मैंने इसको 2 बार लगा दिया, ठीक है, रिमूव कर देते हैं, सॉरी। चलो 2020 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अब देखो आपको ना ब्रेक करने आना चाहिए, ट्रेड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उनका कुछ प्रोहिबिट किया गया होगा, बहुत वेग सा है, बहुत बड़ा ब्रॉड अम्ब्रेला स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, मान लिया। नेक्स्ट, दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, हो सकता है नहीं भी हो सकता। दे आर नॉट कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन मतलब एफडीआई एफपीआई से तो कंसर्न नहीं है, ठीक है, एफडीआई एफपीआई से कंसर्न नहीं है, सिर्फ ट्रेड रिलेटेड चीज़ें हैं। सो 1 and 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन, तो ये काट दो, ये काट दो। अब 2 पे ऑप्शन, अब 2 पे आता है, देखो आई वॉन्ट बी लाइंग कि अब वहाँ पे आपको 50-50 में जजमेंट लेना पड़ेगा। हो सकता है अगर आप उस दिन मतलब इस ईयर का करंट अफेयर पढ़ के गए हो तो आपको ये क्वेश्चन आ जाता, आप कर ले सकते थे, बट ये क्या है कि जो ट्रिम्स है ना दैट इज ओनली रिलेटेड टू गुड्स, नॉट रिलेटेड टू सर्विसेज। सो दिस सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 2 गलत हो जाएगा, बट 50-50 फिर भी पहुंचा जा सकता था। चलो गोल्ड ट्रेंच, ये तो पढ़ा हुआ है, वापस से कैसे आ गया इसमें, ठीक है। गोल्ड ट्रेंच आईएमएफ से रिलेटेड बहुत बार पढ़ा हुआ है। चलो 2020 में क्वेश्चन आया, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन्स इन द नियर फ्यूचर। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब क्या होगा कि एक्सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, है ना, इंपोर्ट महंगा हो सकता है, ठीक है, इंपोर्ट कुड बी कॉस्टली। तो अब क्या बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस एंड पॉलिसी गिव्स सम इम्यूनिटी टू इंडिया, मतलब अगर ऐसा क्या करे इंडिया कि उसको कुछ राहत मिल सकती है। चलो, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, नॉट डिपेंडिंग ऑन बोरोइंग इज ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी, ठीक है। ओपनिंग अप मोर फॉरेन बैंक, बिल्कुल नहीं, इससे फॉरेन बैंक ओपन करके आप क्या अचीव कर लोगे। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, बिल्कुल नहीं। सो दिस ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब ये सब देखो बिल्कुल रिलेटेड हैं, पढ़ चुके हैं, अब इसमें बहुत एक्सप्लेन करने को कुछ बचा नहीं है, ठीक। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये देखो बिल्कुल करंट अफेयर का टर्म है, तो ये क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। जैसे कि जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है ये क्रूड ऑयल से रिलेटेड एक सेंस आई थिंक इंडेक्स है या एक मॉनिटर है जो इस क्रूड ऑयल के प्राइसेस को मॉनिटर करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में आया, क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। कह रहा है कि आपने अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर दी। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब आप करेंसी डीवैल्यूएट करोगे आपकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। इट इंप्रूव्स द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन फॉरेन मार्केट्स, मे और मे नॉट, ठीक है। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू, बिल्कुल नहीं। इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, बिल्कुल नहीं। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो कितना रिपीट हो रहा है, मेरा तो अब पढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा है, कुछ नया ही नहीं है, सब कुछ हमने पढ़ रखा है 10-10 बार।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल आपको कीवर्ड से तोड़ना है, कीवर्ड से ही तोड़ना है। ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या है कि लेट्स से कोई कंपनी है फॉरेन में, ठीक है, और इंडिया में कुछ एसेट्स हैं। अब इन्होंने एक कोई और कंपनी है फॉरेन में, इन्होंने ये चीज़ इनको बेच दी, बट इसका जो एक्चुअल वैल्यू डिराइव हो रहा था ना वो इंडिया के किसी एसेट से डिराइव हो रहा था और ट्रांजैक्शन फॉरेन में हो गया। सो हर ट्रांजैक्शन पे जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है कि लेट्स से अगर मैं आपको कोई प्रॉपर्टी बेचूंगा तो वो प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट टैक्स कमाती है, बट लेट्स से दो कंपनी ने आपस में कोई ट्रांजैक्शन किया, वो प्रॉपर्टी इंडिया में है बट ट्रांजैक्शन उन्होंने आपस में फॉरेन में कर लिया, तो उससे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा नहीं। सो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर। ठीक है, सो ये अ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स and such shares derives their substantial value from the assets located in India. So this will be, ये उस समय का वैसे करंट अफेयर भी था, बट दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो 2022 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीर और रीर के बारे में पूछ रहा है। ठीक, नीर और रीर के बारे में पूछ रहा है। चलो अभी अगर आपको नीर और रीर नहीं भी पता है तो भी ध्यान से पहले स्टेटमेंट पढ़ो। क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। ठीक है, नहीं पता मुझे। इंक्रीज इन द रीर इंडिकेट्स द इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। देखो अगर नीर और रीर दोनों रिलेटेड हैं, मतलब कि रुपीज़ के वैल्यू से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, सो ऑप्शन 1 और 2 एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अप्रिसिएशन ऑफ रुपी होगा, रुपीज़ का अगर अप्रिसिएशन हुआ तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस गिरेगी, तो 1 2 नहीं होगा साथ में, मैं काट दूंगा। 1 2 कट गया, 1 2 कट गया। अब या तो 2 और 3 होगा या 1 और 3 होगा। ठीक, ये 50-50 पहुंचने का तरीका था, तो इसका मतलब 3 तो बिल्कुल होगा। अब इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको। क्या बोल रहा है अब, इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़। ये सही है। अगर आपने नीर और रीर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड रीड इट। सो नीर क्या होता है, नीर जो है वो कंपेयर करता है अपने रुपीज़ को फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड्स करेंसी। ठीक है, तो अगर नीर स्ट्रांग हुआ मतलब रुपया बढ़िया कर रहा है। अब देखो हम जनरली क्या बोलते हैं, हम डॉलर से कंपेयर कर लेते हैं कि $1 इक्वल टू 89 रुपीज़, तो मतलब कि अपना जो रुपीज़ है वो गिर रहा है। बट गवर्नमेंट क्या करती है कि वो सिर्फ डॉलर्स में तो ट्रेड हो नहीं रहा, जापान का जापानीज है, चाइनीज़ है, पाउंड है, यूरो है, उन सब को मिला के वो एक वेटेड एवरेज निकालता है, और वो वेट कितना होता है, जिसके साथ जितना हमारा ट्रेड है उतना वेट ज़्यादा होगा। तो उस वेटेड एवरेज को मिला के हम एक इंडेक्स, एक वैल्यू निकालते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि हमारा नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है। ठीक है, सो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हमारा जो हो गया वो वेटेड एवरेज से आ गया। अब इसको आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दो। जब आप इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे तो आपका रीर आ जाएगा। ठीक है, सो जितना बढ़िया नीर उतना बढ़िया रुपी। तो क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन नीर इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, सो अबे सो 1 and 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो सी पार्ट। ठीक है, चलो कितना हो गया, आई थिंक 1 घंटे का लेक्चर हो गया, 20-25 मिनट और लगेगा। सो स्टे विथ मी। 2022 का क्वेश्चन आया, क्या बोल रहा है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी इज रिलेटेड टू लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इतनी बार IMF के बारे में पढ़ा है, हमें पता है कि जो भी लेंडिंग का मामला होता है IMF डज दैट। ठीक है, सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अब IMF के बारे में थोड़ा सा और बेसिक्स पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि जो क्रेडिट फैसिलिटी जो IMF की बहुत सारी हैं, जो अभी इस समय न्यूज़ में भी हैं, PT में भी हैं, तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। जैसे जनरल रिसोर्स अकाउंट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये लो इनकम कंट्रीज़ को बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में हेल्प करता है। स्टैंड बाई अरेंजमेंट, ये वही एडवांस इकोनॉमी को बैलेंस ऑफ पेमेंट में हेल्प करता है। और स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी लो इनकम को बैलेंस ऑफ पेमेंट में हेल्प करता है। तो बेसिकली सेम ही हो गया। फिर RFI जो हमने पढ़ा, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ IMF। ठीक है, ओके चलो, हाँ ये एशिया डेवलपमेंट बैंक भी इसमें मेंशन था ना, सो मैंने इसका थोड़ा सा बेसिक भी आपको यहाँ पे मेंशन करा दिया है। ठीक है, सो एशिया डेवलपमेंट बैंक है, दे हैव मेंबर्स फ्रॉम एशिया एंड पैसिफिक रीजन्स। UN के पास इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है, इससे ज़्यादा इसको जानने की जरूरत नहीं है। चलो अब स्टेटमेंट और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आ गए। क्या बोल रहा है कि USA एंड यूरोपियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड
टेक्नोलॉजी काउंसिल, ठीक है, हो सकता है। क्या बोल रहे हैं कि यूएस एंड यूई क्लेम दैट दिस वे दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। देखो, अगर किसी ने भी ये ट्रेड या टेक्नोलॉजी काउंसिल लॉन्च किया है, सो दे विल नॉट ओपनली एक्सेप्ट कि भाई हम सारी प्रोग्रेस और सारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अपने अंडर लाने की कोशिश करें। नो कंट्री एवर डज दैट, ठीक है। सो स्टेटमेंट 2 विल बी रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 1 विल बी करेक्ट, ठीक है। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के बारे में पूछा है कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क क्या है। G20 बहुत ही बेसिक और स्टैटिक चीज़ है, तो इसमें मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। G20 तो आपका क्या बोल रहा है, इट इज़ इनिशिएटिव एंडोर्स बाय G20 टुगेदर विथ पेरिस क्लब। इट इज़ इनिशिएटिव सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज, ठीक है, बोथ 1 और 2 सही है। अब पेरिस क्लब करके एक नई चीज़ आई थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये इनफॉर्मल ग्रुप है जो क्रेडिट देते हैं, मतलब लोन देने वाले बिग बॉयज़ हैं ये। चाइना इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, ऑफ कोर्स चाइना और इंडिया लोन नहीं दे सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस। 2023 में क्वेश्चन आया, क्या बोल रहा है, रिसेंटली द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट समथिंग समथिंग। देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई सेंस ही नहीं है। इसीलिए इस तरह का जब पेपर आता है तो कट ऑफ 70 नंबर जाती है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी पढ़ाने लायक नहीं है, बट मैंने क्वेश्चन ऐड करने के लिए मैंने दे रखा है, ठीक। अब देखो, चीज़ें ये हो सकती है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगा दो, या ये जो यूट्यूब पे ट्रिक मास्टर हैं वो ये बता दे कि देखो इट इज़ फर्स्ट एवर है और ऑल द कंट्रीज़ है, तो आप इसको कट कर दो, ठीक है भाई, एक काट देंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑन कमिटमेंट्स स्टेटेड इज़ बाइंडिंग ऑन द यूएन मेंबर एंड कंट्रीज़। मुझे नहीं पता यार कि बाइंडिंग है कि नहीं है, बहुत चीज़ें बाइंडिंग में होती है, बहुत चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। मान लिया 1, 2 गलत हो गया। क्या बोल रहा है, GCM एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट्स। मुझे नहीं पता ना कि इंटरनल करता है नहीं, या तो मुझे एग्जैक्ट सारे पता हों तब मैं ऑप्शन देखूँगा। अब ओनली 1 ओनली 2 में तो बिल्कुल हाथ बंधे होते हैं आपको, तो 0 मार्क्स लाना भी प्रीलिम्स में एक गेम है। इस तरह के क्वेश्चंस में भाई मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी। क्वेश्चन आए छोड़ के आगे बढ़ो, जो आपके दायरे, अगर आपको नहीं आता ये किसी को नहीं आएगा। और जो गेस मास्टर गिरी करके तुक्के लगाएंगे ना, उनकी आदत खराब होगी और 100 क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज दे विल फेल। तो ट्रस्ट ऑन योर स्टडी, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड डू वट एवर यू आर प्रिपेयर टू डू, ठीक है। इन क्वेश्चंस को चेज भी नहीं करना है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इनको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया तो पढ़ लेते हैं। तो क्या है ये जो GCM है, दिस इज माइग्रेंट रिलेटेड इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, दिस इज नॉन बाइंडिंग और प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स को। इतना पढ़ लिया, अब इसमें क्वेश्चन होना होगा हो जाएगा, नहीं होना को छोड़ देना, ठीक है। 2023 में क्वेश्चन फिर से वही, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। देखो, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते हो अगर ऑप्शंस होते हैं 1, 2, 3, 4 टाइप। देखो क्या बोल रहा है कि मेक्स द कंट्रीज यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बोल रहा है शेयर देयर टेक्नोलॉजी। तो मैं कहता हूँ कि 2 और 3 या तो साथ में होंगे या साथ में नहीं होंगे, राइट। सो अब देखो, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करो तो उसमें टेक्नोलॉजी भी शेयर कर दोगे, बोथ आर कॉमन टर्म, ठीक है। सो या तो 2, 3 साथ में होंगे या 2, 3 साथ में नहीं होंगे। अगर 2, 3 साथ में नहीं होंगे तो 2 ऑप्शन हो सकता है, A या D, ओनली 1 या ओनली नन। और 2, 3 साथ में होंगे तो अपने कितने ऑप्शन हो सकते हैं, ओनली 2 या ओनली 3 हो सकता है, ठीक। सो अब अभी भी देखो, दो पॉसिबिलिटी के बाद भी आप चारों ऑप्शंस पे हो, तो भैया इसमें आप कैसे कर सकते हो ये गेस मास्टर गिरी और ट्रिक लगा के, आप नहीं कर सकते। सो जो मैंने इसका स्टैटिक पढ़ा था, द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी पैक्ट वॉज ओनली लिमिटेड टू द फिस्कल डेफिसिट मेजर, मतलब ये जो फिसल पॉलिसी थी यूरोपियन यूनियन की, फिसल पॉलिसी, ठीक है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, ठीक। बट इसमें आप कोई दिमाग नहीं लगा सकते। अब मेरे हाथ भी बंधे हुए, आपके भी बंधे हुए, ठीक है। अब G20 पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया। G20 ग्रुप वॉज ओरिजिनली स्टैब्लिश्ड एज द प्लेटफॉर्म फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, बिल्कुल सही है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द G20 प्रायोरिटी, बिल्कुल सही है। और प्रायोरिटीज़ क्या हैं, जैसे ग्रीन डेवलपमेंट हो गया, एक्सीलरेटेड इंक्लूसिव ग्रोथ SDG हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन बनाना, वुमेन लेड डेवलपमेंट, ठीक है। G20 के बारे में एक अच्छी चीज़ कि जो 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है और 85% ऑफ GDP जो है, दे आर विद इन द G20 कंट्रीज, ठीक। 2023 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब इजराइल, अब देखो ये थोड़ा सा मैं इंटरनेशनल रिलेशन में वो कर रहा हूँ, विच इज़ बेसिकली मोर ऑफ ए करंट अफेयर चीज़। बट जो अरब पीस इनिशिएटिव है दैट वाज प्रपोज्ड बाय सऊदी अरब, इजराइल वर्सेस अरब नेशंस के बीच में पीस ब्रोक करने के लिए, बट इजराइल ने साइन नहीं किया, ठीक है। सो ऑप्शन 2 विल बी रॉन्ग एंड ऑप्शन A विल बी
द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट, ठीक है किया होगा, बट इसमें जो है मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया था बट साइन नहीं किया था इजराइल ने, तो ये गलत हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड सेम चीज़ है अब्राहम एकॉर्ड, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आप स्टडी कर लेना स्टैटिक में। ठीक है, दिट इज साइंड बाई बोथ द पार्टी, जैसे इजराइल और बाकी अरब नेशंस हैं। ये ट्रंप जो प्रेसिडेंट थे जब ट्रंप, उन्होंने इसको अब्राहम एकॉर्ड को किया हुआ था। इट इज़ रिलेटेड टू पीस, ट्रेड, डिप्लोमेटिक रिलेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। 1 घंटा 5 मिनट 17 सेकेंड। ठीक है, न्यू रिकॉर्ड। इसके पहले मैंने 45 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं बनाई थी, बट एनीवे अब पेपर नज़दीक आ रहे हैं, तो वी हैव टू एनीवे फिनिश द होल कोर्स। ठीक है, इन द पोस्ट पैंडमिक रिसेंट पास सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। 20-25 बार पढ़ चुके हैं कि जब पैंडमिक गया, है ना, पैंडमिक के बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेट बढ़ा दो। जब आप रेट बढ़ा दोगे तो बैंक के लोन महंगे हो जाएंगे और कंजम्पशन कम हो जाएगा। सो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। सेंट्रल बैंक एज्यूम दैट दे हैव एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर पॉलिसी बिया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। सो बोथ ए एंड बी आर एक्सप्लेनिंग ईच अदर एंड दे विल बी ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, सो इकोनॉमी ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ट्रस्ट मी लास्ट में थोड़ा सुन के जाओ। अगर आप ये पूरी इकोनॉमी की सीरीज़ पढ़ लोगे जैसे मैंने पढ़ाया है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, जो मैंने होमवर्क बताया वो कर लोगे, प्रीलिम्स में कभी भी आपको इकोनॉमी में दिक्कत नहीं होगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही नोट से सब कुछ आ जाएगा, मेरे से ही कर लोगे, बट एक बार जब आप ये पूरी सीरीज़ पढ़ के निकलोगे ना, आप कुछ भी कर लोगे यार लाइफ में। आपको इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी किसी से पढ़ने की या किसी सोर्स से आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक सेल्फ सफिशिएंट एस्पिरेंट बन के निकलोगे व्हेन यू विल फिनिश दीज कोर्सेज, और मेरे थॉट प्रोसेस को सुनोगे, अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करोगे। दिस विल हेल्प यू, ट्रस्ट मी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जो लास्ट तक बने हैं, लास्ट तक टिके हैं, एंड वी आर गोइंग टू क्रैक दिस प्रीलिम्स नो मैटर वॉट। ठीक है, सो अब नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा या तो पॉलिटी या इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी, जो भी मेरा मन करेगा स्टार्ट करूँगा, क्योंकि फिनिश तो सब कुछ ही करना है। ठीक है, और बाकी CSET के लिए वीडियोज़ आएंगी, और पढ़ाई करो यार, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक, गिव सम कॉमेंट्स, शेयर सम अप्रिशिएशन, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अगर नहीं किया है तो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।